हेलो बच्चों। आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम प्लस टू की फर्स्ट यूनिट फिजिक्स में। इसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पहली यूनिट होगी हमारी। इससे रिलेटेड सिलेबस और क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है, डिजाइन है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया गया, उसको चेक कर सकते हो। ये यूनिट हमारे एग्जाम में होगी मैक्सिमम 8 मार्क्स, 8 नंबर की यूनिट होगी। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन बनेगा वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो एक न्यूमेरिकल यहाँ से कंफर्म है 2 मार्क्स में। एक क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है 5 मार्क्स का। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास बन सकता है 5 मार्क्स का। तो ये पहले यूनिट में से हमारे पास नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। स्टैटिक का मतलब आप सभी जानते हो, स्टैटिक को हम रेस्ट, एट रेस्ट। तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। तो इस मीनिंग के आधार पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या यहाँ लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। साइंस नहीं बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट। ये इसके हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। इसके आधार पर हम स्टडी क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करना है। तो रेस्ट में इलेक्ट्रिकल चार्जेज होंगे तो किस तरह का फोर्स अराइज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होगा। उसके साथ साथ में हमें यहाँ पर स्टडी करना है फोर्सेस, पोटेंशियल के साथ साथ में फील्ड्स किस प्रकार के होंगे। फील्ड्स में होंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। इन सब के बारे में हमें इसमें पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में स्टडी करना है। बढ़ते हैं पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर होगा एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। पहला जो चैप्टर होगा हमारे पास C1 को जिससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वो होगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में स्टडी करना है। तो उससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमने काफी बार ये ऑब्जर्व किया है कि जब उन्हीं वस्त्रों को हम अपने शरीर से टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो हल्की से एक स्पार्क हमें महसूस होती है। या फिर अपने सूखे बालों में कंघा करने के बाद में उसे मिट्टी की तरफ ले जाते हैं या कागज के छोटे टुकड़ों की तरफ लेकर के जाते हैं तो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर किसी भी व्हीकल की सीट पर हम बैठे हैं और सीट के साथ घसीटते हुए अपने आप को रब करते हुए खिड़की की तरफ जाकर के खिड़की के हैंडल जो मेटल का बना हुआ है उसे होल्ड करते हैं तो हमें एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है, हल्का सा बिजली का झटका महसूस होता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, क्या कभी ये जानने की कोशिश की है? तो उन सब के पीछे का जो लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सब के पीछे का जो लॉजिक होगा वो होगा हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इन सभी एग्जाम्पल के पीछे जो फिनोमिना हम लिखेंगे या जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर कभी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव नहीं करेगा, स्टडी स्टैटिक कंडीशन में हमेशा रहेगा। इसलिए इसका नाम भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा गया है। दूसरा, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम चार्ज है या नहीं है वो बाद की बात है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को यदि हम रब करते हैं तो ऑफनली ये देखा गया है, चेक किया गया है कि उनके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होता है। वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो परमानेंटली भी हो सकता है। तो चार्जेस कैसे इंड्यूस्ड होते हैं, इंडक्शन जो है वो टेम्परेरी मेथड है, परमानेंट है, या फिर रबिंग है, फ्रिक्शन जो भी है, वो आगे अगले टॉपिक में हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो आज हमारा मेन जो मोटो होगा, टारगेट होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, किसने कब कैसे कहा इसकी स्टडी या डिस्कवरी की है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको स्टडी सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में पता लगाया गया था ग्रीस के जो साइंटिस्ट थे 600 BC पूर्व, वो थे थेल्स। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पहले पता लगा था वो 600 BC 600 ईसा पूर्व, और इसके पता लगाने वाले थे थेल्स मालस, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस। इन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सबसे पहले बताया था। उसके बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटली जो स्टडी की थी वो थे कुलाम। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे कुलाम। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके देखे, और एक्सपेरिमेंट किसके बीच में करके देखे, वो थे हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। हम पहले से भी जानते हैं किसी भी मैटर के अंदर एटम होते हैं। एटम के अंदर 3 तरह के हमारे पास पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है, और यहाँ पर +2 की फिजिक्स में भी हम यूनिट नंबर 8 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को उन्होंने कंसिडर किया, और इनके आधार पर एक्सपेरिमेंट में फोर्स कैलकुलेट करके देखा, जिससे चार्ज के बारे में पता लगा। तो पहला उनका एक्सपेरिमेंट था किस कौन कौन से चार्ज पार्टिकल को लेकर के उन्होंने कंडक्ट किया। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, कूलम्ब्स एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। कूलम्ब्स एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ये सिर्फ समझने के लिए सिलेबस में इस तरह का हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। फर्स्ट केस उन्होंने लिया यहाँ पर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ में न्यूट्रॉन। इन सभी पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस उन्होंने इक्वल रखी तीनों ही केसेस में जो डिस्टेंस रखी वो डिस्टेंस रखी r। और कूलम्ब्स टॉर्जन बैलेंस का यूज करते हुए उन्होंने जो फोर्स कैलकुलेट किया, मान लीजिए फोर्स हमने मान लिया तो F1, डिस्टेंस को कम ज्यादा करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फोर्स यहाँ पर आता है F1। कूलम्ब ने इस फोर्स को कंपेयर किया ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि तीनों पार्टिकल के पास में मास भी होता है कुछ ना कुछ, तो मासेस की वजह से उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्टेंस पहले से प्रोवाइड की हुई है। तो दोनों फोर्स को कंपेयर किया तो पहले केस में फोर्स मिलता है इक्वल। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन हम पहले देख चुके हैं। इन दोनों के बीच में दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस रखी फिर से r, यानी इक्वल डिस्टेंस लेकर के फिर से फोर्स कैलकुलेट किया। उस फोर्स को हमने नाम दे दिया F2। F2 फोर्स की जो वैल्यू आती है यहाँ पर कूलम्ब्स टॉर्जन बैलेंस से, वो ग्रेटर देन आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में या ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन के बीच में, उससे ग्रेटर देन आती है वैल्यू फोर्स की सेकंड केस में। थर्ड केस, इसमें उन्होंने कंसीडर किया एक प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। कूलम्ब्स टॉर्जन बैलेंस के द्वारा जब वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की तो फोर्स F3 फिर से ग्रेटर देन आता है फॉर्मूला वैल्यू एक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये उनके एक्सपेरिमेंट थे। तो पहले केस में इक्वल टू फोर्स, दूसरे केस में ग्रेटर देन, तीसरे थर्ड केस में भी ग्रेटर देन फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि इस पार्टिकल के बीच में मास के अलावा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। यदि अकेले मास पर फोर्स की वैल्यू निर्भर करती, डिपेंड करती, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होती। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने पता लगाया इस केस में जो फोर्स है उसका नेचर आता है रिपल्सिव, और इस केस में जो फोर्स है उसका नेचर आता है यहाँ पर अट्रैक्टिव। ये उन्होंने यहाँ पर पता लगाया। और साथ ही साथ ये F2 और ये जो फोर्स था F3, इनकी वैल्यू उनको मिलती है नियर इक्वल, लगभग दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्स जो है अराइज हो रहे हैं F2 और F3। तो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड केस और